गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है HCV का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच गए थे हमारे, है ना। बाकी हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। तो अब तक जो है इस सीरीज में टोटल जो है वो 5 लेक्चर के अराउंड आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बीच में जब इमेज फॉर्मेशन मिरर्स का पढ़ रहे थे तो लेंसेज का भी पढ़ लिया हम लोगों ने साथ में ही, कि आप लोग को जो है वो याद रहता है रूल्स, और सिमिलर ही रहता है, कुछ हद तक, बहुत हद तक सिमिलर रहता है, तो वहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, इसलिए मैंने साथ में ही पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, जो ई वाला क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आज बेसिकली इसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ब्राइटनेस अगर आपको थोड़ी सी डल लग रही है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ब्राइटनेस को मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार, है ना। थोड़ा सा अगर ब्राइटनेस कम लगे तो आप थोड़ा बढ़ा के देख लीजिएगा बाबू, है ना। वैसे तो ब्राइटनेस कम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे हम लोग, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, हम लोगों ने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी किया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो कौन सा मिरर है जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है? देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारा पहला क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव का था वो यही था कि वर्चुअल इमेज जो है वो प्लेन मिरर में भी बन सकता है, कनकेव मिरर में भी बन सकता है, और कन्वेक्स में भी बन सकता है ना। कनकेव मिरर में पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही बनता है, अदरवाइज प्लेन मिरर में तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है। और जो हमारा एक मिरर था, है ना, कन्वेक्स वाला, उसमें जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ रियल इमेज। इट मस्ट बी कन्वेक्स मिरर, जरूरी नहीं है कन्वेक्स हो। इट मस्ट बी कनकेव, ये भी जरूरी नहीं है। इट मस्ट बी ए प्लेन मिरर, ये भी जरूरी नहीं है। इट मे बी एनी ऑफ द मिरर मेंशन्ड अबव। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? पहले वाले का डी हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। रीजन क्या है? कि प्लेन मिरर हो, कनकेव मिरर हो, या फिर कन्वेक्स मिरर हो, तीनों ही केसेस में जो है वर्चुअल इमेज पॉसिबल है। प्लेन मिरर में मालूम है आपको ऑलवेज वर्चुअल ही बनता है। कनकेव में एक स्पेशल केस था, जब फोकस और पोल के बीच में रखे थे तो वर्चुअल बना था। और अगर HCV की अगर हम लोग बात करें तो एट फोकस रखने पे भी वर्चुअल और इरेक्ट बोल सकते हैं, बट ये जो है वो ज़्यादा बेटर किसके ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये कन्वेक्स में भी ऑलवेज वर्चुअल ही बनता है, ऑलवेज वर्चुअल बनता है, इसमें भी वर्चुअल बनता है, इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बस इसने एक पूछा था क्वेश्चन कि किस में वर्चुअल इमेज बनता है, तो हम लोग इस बात को लेके क्लियर है कि वर्चुअल इमेज किसी भी मिरर में बन सकता है, जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन। तो आपको याद होगा, है ना, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते थे। लेट्स से अगर ये एक सरफेस है ना, ये एक सरफेस है, यहाँ से लाइट आया, ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो हमसे क्या पूछा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बीच का एंगल है? वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है ना। तो कहीं लिखा हुआ है, देखिए ऑप्शन में, द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस ऑफ मिरर। नहीं, इंसिडेंट रे और सरफेस ऑफ मिरर के बीच में तो ये वाला एंगल है, इसे हम लोग थोड़ी बोलते हैं। ओके, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस, ये वाला एंगल भी एंगल आई नहीं है, एंगल आई हमारा ये है, ऑप्शन में ढूंढना है। द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे, यस, ये वाला होगा, है ना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इजी था। चलिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, देखिए किस ऑप्शन में है? रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस ऑफ द मिरर, नहीं,
नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे, नहीं, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की बात चल रही थी, नॉर्मल टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये लास्ट वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में पूछा था, है ना, ये एंगल आर के बारे में पूछा था, तो 3 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, क्या बात है, कनकेव मिरर जो है ना, कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया गया ऑब्जेक्ट को। ये देखिए ये कनकेव मिरर है, मालूम ही है कि बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है जब कनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सेम साइज का इमेज बनता है ना, सेम साइज का इमेज बनता है, आपने पढ़ा है, हम लोगों ने कई बार ये किया है इमेज फॉर्मेशन में कि सेम साइज का इमेज बनता है। ये कनकेव मिरर है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से पास हो गया, ये हम लोगों ने फोकस से पास किया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पास किया, ये देखिए कहाँ बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना और सेम साइज का इमेज बना। तो ये काफ़ी फेमस केस है। तो जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड पोल, तो पोल और इमेज के बीच, पोल और इमेज, देखिए ये रहा पोल और ये रहा इमेज, तो पोल और इमेज के बीच में कितना लेंथ है, तो पोल और इमेज के बीच में देखिए ये पोल है हमारा और ये हमारा इमेज है, ये दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए इज इक्वल टू एफ, बिटवीन एफ एंड 2f इक्वल टू 2f, रेडियस देखो आर को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ भी तो बोलते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर, बढ़िया, 2 सेंटीमीटर साइज है ऑब्जेक्ट का, उसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख दिया गया परपेंडिकुलरली। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बात है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया था कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया था। ये तो इसी केस को दोबारा से पूछ लिया कि जब एक ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर वाले एक ऑब्जेक्ट को जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही तो रखा गया है ये, तो जो इमेज है वो r डिस्टेंस पे बनता है। तो ये तब भी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया हो, क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर की बात चल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द साइज ऑफ द इमेज विल बी, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको मालूम है कि ये जिस केस की बात कर रहा है इसमें जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है, मतलब ये इमेज भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये 5 का हो जाएगा डी, हाँ कर देंगे। 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द मैग्निफिकेशन m ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, the magnification m of an image formed by the spherical mirror is negative, it means, अच्छा मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए कि मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या है ना, मैग्निफिकेशन हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं, देखिए मैग्निफिकेशन लिखा जाता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको अगर अच्छे से मालूम है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखते हैं, ये कन्वेंशनली चलता आ रहा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, है ना, ऊपर कंसिडर करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो तो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन कैसी होती है, वो तो पॉजिटिव होती है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, ये नेगेटिव रहेगा तभी जाके ये नेगेटिव होगा। और इसका नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इमेज की हाइट नेगेटिव होने का मतलब है इमेज उल्टा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। तो आइए ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या, अच्छा लार्ज, अच्छा एक बात तो ये हो गया कि इसमें उल्टा कैसे करते, इन्वर्टेड दिया हुआ है। अब ये लार्जर और स्मॉलर वाला कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ बात क्या चली है कि मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव है, ये नहीं बताया गया है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड की अगर चर्चा चलती तब जाके लार्जर या स्मॉलर बोल सकते थे। तो लार्जर और स्मॉलर तो हम लोग प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लार्जर और स्मॉलर प्रेडिक्ट करने के लिए बाबू
हमें मैग्निफिकेशन की साइन तो छोड़ो, यहाँ पे तो साइन हो गया, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड जो है 1 है, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर रहा होगा तभी डिवाइड होके 1 आएगा। तो ये हो गया सेम साइज, ये तो सेम साइज के केस में आता है। और ये सेम साइज के केस कहाँ होता है? अगर कनकेव मिरर की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे। अच्छा, m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आ जाए, इसका क्या मीनिंग है? तो देखिए m की वैल्यू 1 से ज़्यादा तभी आएगा, ये डिवाइड है, तो 1 से ज़्यादा आने का मतलब है कि ऊपर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा, तभी तो 1 से ज़्यादा आएगा वैल्यू। तो न्यूमरेटर बड़ा होने का मतलब है हाइट ऑफ इमेज बड़ा होना, यानी कि ये एनलार्ज वाला केस है। और m का वैल्यू 1 से छोटा आने का मतलब है कि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है इससे, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज पक्का छोटा होगा, मतलब ये इमेज कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड, इमेज डिमिनिश्ड या स्मॉलर बोल सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड से पता चलेगा, है ना। मैग्नीट्यूड को अलग देखा जाता है। अगर मान लेते हैं कि मैग्निफिकेशन +2 लिखा हुआ था, आपको ये इंटीजर के रूप में नहीं देखना है कि +2 है, +2 तो बड़ा होता है -1 से, अरे ये नहीं देखना है। साइन को अलग चेक करना है आपको और मैग्नीट्यूड को अलग देखना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको अगर डिकोड करे कोई तो सबसे पहले अगर वैल्यू से डिकोड करे तो वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब इमेज एनलार्ज बना है, पहली बात तो ये। और पॉजिटिव होने का मतलब है कि इमेज जो है वो इरेक्ट बना है, सीधा बना है, ये है इसका मतलब। और ऐसा इमेज कनकेव मिरर में कब बनता है? एक ही केस है बस, पोल और फोकस के बीच में रहने पे, इरेक्ट और एनलार्ज भी बने। इसका मीनिंग क्या? अब इसका मीनिंग है, पहले एक को देखिए, जब एक को देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सेम साइज का बना है, इमेज जो है वो सेम साइज है। और माइनस से क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि इन्वर्टेड है इमेज। तो साइन का अपना सिग्निफिकेंस है और मैग्नीट्यूड का अपना सिग्निफिकेंस है, दोनों को मिक्स नहीं करना है कि एज ए इंटीजर आप देख रहे हैं कि +2 तो बड़ा होता है -1 से, ऐसा कुछ नहीं देखना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इन्वर्टेड होगा ये, इसका मतलब हमारा 6 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए है, अब आते हैं 7 पे। ये आ गया हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज। वेरी गुड। आइए, सवाल क्या पूछा है हमसे, है ना। इसको हम लोग या तो इसी पे डिस्कस कर ले, थोड़ा सा ऊपर करके। सबसे पहले क्या बोला गया यहाँ पे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर क्या होगा? इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहिए? पहला चीज है डेफिनेटली नेगेटिव, एक चीज है कि डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज राइट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात आ रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा गया प्रिंसिपल एक्सिस पे, अब बोला गया स्फेरिकल मिरर है। अब बात तो ऐसी है कि स्फेरिकल मिरर 2 होते हैं, जरा देखिए। स्फेरिकल मिरर या तो हमारा कनकेव है या फिर कन्वेक्स है। ये हो गया कनकेव और ये हो गया कन्वेक्स। जरा देखिए क्वेश्चन कितना अच्छे से पूछा गया है। ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, कभी भी मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ही रखूंगा, पीछे रख के क्या करूंगा? पीछे तो सिल्वर्ड है, पीछे जब सिल्वर्ड है तो इमेज तो बनेगा नहीं, इमेज तो बनना है नहीं, तो मैं हमेशा ऑब्जेक्ट को आगे ही रखूंगा। तो मान लेता हूँ यहाँ कहीं आगे रखा पॉइंट ऑब्जेक्ट को, यहाँ भी मिरर के आगे ही ना रखूंगा, मिरर के इधर पीछे रख के करूंगा भी क्या? कुछ नहीं। तो मिरर हमेशा जो है, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा जाएगा। तो अगर मिरर हमेशा फ्रंट में रखा जाएगा तो इसका जो देख रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको बोल रहे हैं, वो तो पोल के हमेशा पीछे आ रहा है। तो पोल के पीछे आ रहा है पीछे, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ डेफिनेटली नेगेटिव, और एक क्या लिखा? पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। ये देखिए, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट में रहने पे पॉजिटिव तो नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज राइट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट ऑफ द सेंटर। देखो राइट में रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग राइट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे ही क्यों, है ना। लेकिन लेट से अगर मान लेते हैं रख भी देते हैं, है ना, मान लेते हैं कि अगर रख भी देते हैं तो इमेज तो बनेगा ना, यहाँ पे इमेज तो बनेगा नहीं। तो कन्वेंशनली हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है आपका ये ऑलवेज पॉजिटिव है, वो ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, u तो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव, सॉरी डेफिनेटली नेगेटिव, है ना, मैंने पॉजिटिव लिख दिया यहाँ पे, पीछे ले रहे हैं ना, कंसिडर कर रहे हैं, ये नेगेटिव होगा, सॉरी हाँ ये नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है f इज इक्वल्स टू r/2, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। हाँ बिल्कुल, तो ये बात किसके लिए ट्रू है, कन्वेक्स मिरर के लिए, ट्रू फॉर कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कनकेव, नहीं ऐसी बात नहीं, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए होता है, फॉर बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तो 8 का हो जाएगा सी, 7 का हो जाएगा ए और 8 का हो जाएगा सी, हाँ 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 9 नंबर, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर पे एक लाइट को इंसिडेंट किया, इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे आपको मालूम है फोकस से पास होगा, पास थ्रू फोकस, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन इंसिडेंट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द पोल, नहीं सेम रास्ते पे लौट जाएगा, रिट्रेस इट पाथ, जिस रास्ते पे है उसी रास्ते पे लौट जाएगा। नहीं तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, ये आप लोगों ने तो इसको क्या बताना आपको, तो मैंने मल्टीपल टाइम से बता रखा है, पर फिर भी चलिए पूछा है तो बता देते हैं। ये कनकेव मिरर है, इसमें बस सिंपली क्या पूछा था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो फोकस से पास होगा, और अगर मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो जिस रास्ते पे गया उसी रास्ते को क्या कर देगा, रिट्रेस कर देगा, इसको रिट्रेस करना बोलते हैं, फिर से उसी रास्ते पे लौट जाना बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टू गेट एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज चाहिए वन कैन यूज, अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज चाहिए तो सबसे पहली बात तो प्लेन मिरर में नहीं होगा, और दूसरी बात कन्वेक्स मिरर में नहीं होगा, है ना, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा बनाता है, आपको मालूम है कन्वेक्स मिरर ऑलवेज छोटा बनाता है, प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज का बनाता है। तो हमें कैसा यूज करना पड़ेगा, देखो प्लेन मिरर वाला ऑप्शन तो यूं ही कट गया, आइदर कन्वेक्स और कनकेव बोला है यहाँ पे तो ये भी कट गया, क्योंकि देखिए कन्वेक्स मिरर जो है वो तो छोटा बनाएगा ना, हमें तो इमेज लार्जर चाहिए, तो कन्वेक्स तो जिस भी ऑप्शन में गड़बड़ है, वो कन्वेक्स ऊपर वाले ऑप्शन में भी है, अ कनकेव मिरर बट नॉट अ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर नहीं, गलत है, कनकेव मिरर बट नॉट अ कन्वेक्स मिरर, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल भी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है, तो ये 11 नंबर भी हो गया। आइए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं फटाफट और चैप्टर खत्म हो जाएगा। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, यस लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। इसको मैं साइड में लिखता भी चलता हूँ, लाइट ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में, यस लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है, और ईएम वेव को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो विदाउट मटेरियल मीडियम भी प्रोपगेट हो सकते हैं। सो यस ये ट्रू हो गया। नो पार्टिकल्स कैन एवर मूव एट अ स्पीड ग्रेटर देन, एक सेकेंड, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, लाइट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम लिखा हुआ है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत बात है, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है ना। यहाँ क्वेश्चन है नो पार्टिकल कैन एवर मूव एट अ स्पीड ग्रेटर देन द लाइट, सही बात है, वैक्यूम में लाइट से ज्यादा स्पीड किसी भी अदर पार्टिकल का नहीं हो सकता, या फिर अभी तक नहीं देखा गया ऐसा, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलता हुआ नहीं पाया गया या फिर नहीं चला अभी तक। The angle of incidence is equal to the angle of reflection. This is true for reflection from plane mirror, but it is not. देखिए ये गलत बात है, ये तो लॉ है ना, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, है ना, ये एंगल I और एंगल R जो है ये जो बराबर होता है, ये तो यूनिवर्सल लॉ है, किसी भी सरफेस से हो, प्लेन मिरर हो, कनकेव हो, कन्वेक्स हो, ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो ये चीज फॉल्स बोल दिया इसने,
ये चीज फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये बोलना चाहता है कि ये ट्रू है किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए, लेकिन ये स्फेरिकल मिरर के लिए ट्रू नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, सबके लिए ट्रू है ये तो रफ सरफेस के लिए भी ट्रू है। कहीं भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये लॉ होल्ड करेगा, ये ट्रू है। द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हैज अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल सही बात है, जो फोकल लेंथ होता है उसकी मैग्नीट्यूड छोटी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ये बिल्कुल ट्रू है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, जबकि ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा होता है मैग्नीट्यूड में। यस, ये वाला बात सही बोल रहा है, 4 नंबर ट्रू है। 5 नंबर क्या है? आइए 5 नंबर को देखते हैं जरा। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर नेवर फॉर्म एन इमेज हुज साइज इज द सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब स्फेरिकल मिरर कभी भी एक ऐसा इमेज नहीं बना सकता है जिसका साइज ऑब्जेक्ट जितना हो। ये बात गलत बोल रहा है, बिल्कुल बना सकता है। स्फेरिकल मिरर में अगर हम लोग कनकेव की बात करें, अगर कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर तो सेम साइज का इमेज बनाता ही है। ये भी तो एक स्फेरिकल मिरर ही है। सेम साइज का कब बनाता है? जब फोकस और पोल के बीच में रखा रहता है तो सेम साइज का इमेज बनता है। तो ये बात इसने फॉल्स बोल दी, 5 नंबर। 6 नंबर क्या है? अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल बात सही बोल रहा है कि अगर ये देखिए यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, ये P है, ये F है और ये C है। क्या बोला? अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ कनकेव मिरर, अगर कनकेव मिरर के फोकस से पास होगा, ये रहा, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये बात बिल्कुल ट्रू है, 6 नंबर बात ट्रू है। 7 नंबर, द मिरर इक्वेशन इज वैलिड ओनली इफ द अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल। यस, ये बात मैंने क्लास कराते टाइम ऑफलाइन क्लास में कितनी बार रिपीट किया होगा, ना जाने कई बार रिपीट किया हूं मैं, कि हम जो भी इक्वेशंस पढ़ते हैं, जो भी लॉज पढ़ते हैं, हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, मिरर फार्मूला और ये सारी चीजें, ये सब कुछ तभी वैलिड है जब आपका मिरर स्मॉल अपर्चर का होगा, है ना। तो ये बात बिल्कुल ट्रू बोला जा रहा है यहाँ पे कि हम लोग स्मॉल अपर्चर के मिरर के लिए ये सारी बातें पढ़ते हैं और तभी ट्रू है। बड़े अपर्चर के लिए बात ट्रू नहीं होता है। ये बात आपको 11th क्लास में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 8 नंबर क्या है? अ रियल इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड ओनली बाई कनकेव मिरर। रियल इमेज की बात हुई है तो रियल इमेज बात सही है, क्योंकि प्लेन मिरर जो है वो रियल इमेज नहीं बनाता है, वर्चुअल बनाता है। अब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो चाहे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, प्लेन मिरर तो कैसा बनाता है? वर्चुअल इमेज ही बनाता है। और दूसरी बात हो गई कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर जो है वो भी जो है वर्चुअल इमेज ही बनाता है, क्योंकि उसमें भी जो है वो मिरर के अंदर ही बनता है इमेज। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि रियल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कनकेव मिरर ही बनाता है, ये ट्रू है। 9 नंबर, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अ स्फेरिकल मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ ऑफ। नहीं, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के स्फेरिकल मिरर के, देखो अब स्फेरिकल मिरर में दोनों आ गए, हमारा कनकेव भी आ गया, कन्वेक्स में आ गया। जब भी स्फेरिकल मिरर की बात चले आपको दोनों बनाना चाहिए, है ना। किसी एक पे आप रिलाई करके आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्फेरिकल मिरर में बोला तो नहीं है उसने कौन सा है, तो आप दोनों बना लीजिए। जैसे मैं हर बार जब भी स्फेरिकल मिरर की बात चलती है मैं दोनों बनाता हूँ। तो इसने क्या बोला कि अगर रे इंसिडेंट किया गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करके देखिए और इसमें भी पैरेलल टू प्रिंसिपल। किसी भी केस में क्या वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा? बिल्कुल नहीं। इसमें जो है ये फोकस से पास हो जाएगा और इसमें ये ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से पास हो रहा है, बट रिट्रेस तो किसी में नहीं कर रहा है। तो 9 नंबर क्या है? एकदम से फॉल्स है, बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सारा खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो ठीक है, अब यहाँ पे आंसर भी है, सारे आंसर को देख सकते हैं। आपने जो भी क्वेश्चन बनाए उन सभी के आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप आंसर को बेशक देखिए, है ना, आप इनको मैच कीजिएगा कैसा कैसा है, सारा चीज मैंने बता दिया है यहाँ पे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग का HCV का पहला चैप्टर एकदम 100% कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन की सारी बात हम लोगों ने कर ली है।
सेकेंड चैप्टर जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। आपको मालूम है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा ऑफलाइन सेंटर में, और हम लोगों ने इसका एस चांद भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है ना। लगभग 2-4 एक्सरसाइज एस चांद के हो भी गए हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग जो है इस चांद को फिनिश कीजिए ताकि मैं HCV स्टार्ट कर सकूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब हर क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपके अलर्टनेस को चेक करेगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़े आंसर टिक कर दिए और आंसर सही हो जाएगा, नहीं, तुक्का मारने पे नहीं होगा सही। HC वर्मा अगर बना रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल होंगे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रयास करेगा कि आपसे मिस्टेक करवा दिया जाए, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ क्वेश्चन को डील करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा समय लीजिए, सोचिए उस क्वेश्चन पे, है ना, विचार कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। बस डायरेक्ट किसी एक अजम्पशन को माइंड में, स्फेरिकल मिरर की बात चल रही है, माइंड में सिर्फ कनकेव मिरर घूम रहा है, तो कैसे बनेगा बाबू क्वेश्चन। अगर स्फेरिकल मिरर की बात चल रही है तो आपके माइंड में कनकेव मिरर भी होना चाहिए, कन्वेक्स मिरर भी होना चाहिए, क्योंकि स्फेरिकल में मेंशन नहीं किया गया है। इसी प्रकार से अगर स्फेरिकल लेंसेज की बात चलेगी तो आपके माइंड में दोनों चलना चाहिए, है ना। और याद रखिए, अगर आप फिजिक्स बना रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स है, इसमें साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। साइन गड़बड़ हो जाएगा, फाइनल आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ऑल्दो स्टेप मार्किंग का प्रावधान है, आपको मालूम है कि अगर आप गड़बड़ करते भी है तो आप जहाँ तक सही किए वहाँ तक नंबर मिल जाएगा बेशक, पर थोड़ा सा अवेयरनेस अगर रखा जाए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए जाए तो आई डोंट थिंक सो कि आप मिस्टेक कीजिएगा, कोई किसी तरह का एरर नहीं होगा, आप कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग किया जाएगा, या तो रिमेनिंग टॉपिक अगर कुछ होगा एक्स्ट्रा टॉपिक, जैसे रिफ्रैक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं CBSE से, लाइक क्रिटिकल एंगल, एपरेंट डेप्थ, मिराज, है ना। इन सारी चीज़ों को हो सके तो पढ़ लेंगे। जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लेकर हमेशा बहस रहता है रेनबो पढ़ाते टाइम, तो देखेंगे हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, या तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे प्रैक्टिस, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, है ना। मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इस सेशन को हम लोग रोकेंगे नहीं। पर डे एक लेक्चर आएगा, आधा घंटा 1 घंटा का आपको देखना है, इससे आपका प्रॉफिट होगा, है ना। एक न्यूमेरिकल बनाने का टेम्परामेंट जो होगा वो डेवलप होगा, और न्यूमेरिकल्स तो बनाने पड़ेंगे बाबू, फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट।